चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। इससे पहले हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो गैस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने दो लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ और जिसके बारे में आपने बताया बड़े अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो इवेपोरेशन के टॉपिक के ऊपर होगी और इसका ताल्लुक किसके साथ है? लिक्विड की प्रॉपर्टी। दिस इज अ लिक्विड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ डायग्राम के जरिए। ये रोजमर्रा का आपको मुशाहिदा होगा। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर किसको कहते हैं? बर्तन को। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, या आप कोई भी लिक्विड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिक्विड कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं जिधर जाऊं। तो ये देखें इसमें क्या है जी, ये हम वाटर को कंसीडर कर लेते हैं कि एक बर्तन है, कंटेनर है जिसमें पानी पड़ा हुआ है। तो ये इसकी क्या है? सरफेस है। तो आपने देखा होगा कि बाद साथ एक बर्तन में पानी पड़ा होता है, तो आप अगले दिन देखते हैं तो वो पानी थोड़ा सा कम हो चुका होता है। उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो खुद ब खुद बुखारात की शक्ल में तब्दील होकर उस बर्तन से उड़ जाता है, ठीक है। अब ये वही केस है जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि जब किसी भी गैस का टेम्परेचर ज्यादा करते हैं हम, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर होना शुरू हो जाते हैं और गैस फैल जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। तो ये फिनोमेना जो है, ये रूल मैटर की तमाम स्टेट्स पर लागू होता है। आप मैटर की किसी भी स्टेट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो यही सारे का सारा फिनोमेना लिक्विड में भी होता है कि लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं, और एक वक्त आता है कि वो सतह पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? सतह पे आ जाते हैं, यहाँ पे। यानी द मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी अप्रोच टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और एक वक्त आता है कि एक एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से टूट कर अलग होकर ऊपर निकल जाता है। हम इसको ऐसे जाहिर करते हैं, ठीक है। ये दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? उर्दू में चले हम डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी माया का खुद ब खुद भाप में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। तो इंग्लिश में हम डिफाइन इसको करते हैं द spontaneous change of a liquid into its gaseous state, जिसको हम वेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी लिक्विड का खुद ब खुद उसकी गैसियस स्टेट में तब्दील होने को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? खुद ब खुद। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इवेपोरेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि आप किसी लिक्विड के नीचे आग लगाएंगे, उसको हीट करेंगे तब भी वो इवेपोरेट हो। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, ये ध्यान में रखें। हाँ, ये है कि ज्यादा टेम्परेचर देने से इवेपोरेशन की स्पीड तेज हो जाती है। उसकी मिसाल ये है कि मैं एक पानी का गिलास मंगवाऊं और उसके नीचे फर्श पे फेंक दूं, तो आप देखेंगे एक घंटे डेढ़ बाद या आधे पौने घंटे बाद वो सूख जाएगा। वो किस वजह से सूख जाता है? क्योंकि वो इवेपोरेट कर जाता है खुद ही। हाँ, ये है कि ठंड में इवेपोरेशन क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है। गर्मियों में पानी ज्यादा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो ये बात है। इवेपोरेशन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। यानी यहां तक कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की इवेपोरेशन हो जाती है, ठीक है। ऑल टेम्परेचर्स यानी ये लिक्विड पे डिपेंड करता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो इवेपोरेशन कम होगी। अगर वो वीक है तो आप वैसे ही छोड़ दें। बेहतरीन मिसाल पेट्रोल की है, स्पिरिट की है, मट्टी के तेल की है, अल्कोहल की है।
अगर ये किसी बर्तन में पड़े हुए लिक्विड है ना, अगर आप इसका लिड ओपन करके छोड़ दें, ढकना ओपन करके छोड़ दें, ये खुद ही उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं कि नहीं? यस सर। आपको हीट करने की जरूरत नहीं होती, पेट्रोल उड़ जाता है ना खुद ही। क्यों उड़ जाता है? क्यों? उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। कि वो लिक्विड खुद ब खुद के स्टेट में चेंज हो रहा होता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है। इवेपोरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जिस तरह हमने एंजाइम एक्टिविटी पढ़ी थी ना, एंजाइम की कारकर्दगी को मुतासर करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो इसी तरह हर प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं। तो हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इनको आपने समझ लेना है, बहुत ईजी है। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि इन वजूहात की बुनियाद पे इवेपोरेशन के प्रोसेस के ऊपर या उसकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो सबसे पहला टेम्परेचर। सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, किसी भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसके इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विल बी स्पीड अप, तेज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? आपने पानी जो है वो किसी बर्तन में लिया और उसको चूल्हे पे आपने रख दिया है, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस पानी के भाप बनने का अमल क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है? इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर increases the rate of evaporation। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है। बात वही आ गई जो सुबह आप बता रहे थे मुझे। क्यों? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स में हलचल मच जाती है। जो ही वो टेम्परेचर या हीट एब्जॉर्ब करने लगते हैं ना, उनकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब है उनकी मोशन बढ़ जाएगी। जब मोशन बढ़ेगी तो एक दूसरे के साथ टकराव बढ़ जाएगा, कोलिजन जिसको कहते हैं। टकराव बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेल के टकरा के दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो दूर भागेंगे तो वो उनके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो क्या है? सरफेस ऑफ द लिक्विड। वो लिक्विड के सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे आएंगे तो आप ज़ाहिर है मजीद हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर मजीद प्रोवाइड किया जाता जा रहा है, तो वो फिर एक वक्त आएगा कि एक एक मॉलिक्यूल उस सरफेस को छोड़ के हवा में निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एस्केप आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। क्योंकि जब पानी भाप बन रहा होता है तो भाप हमें उस वक्त निकलती हुई नजर तो आ रही होती है, व्हाइट कलर का धुआं में नजर आ रहा होता है, लेकिन बाद में जब वो डिफ्यूज कर जाता है, डिफ्यूजन यानी अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से वेपर जो है वो कम कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाते हैं, फिर हमें वो पानी नजर तो नहीं आ रहा होता। ठीक है? अच्छा, फिर यही बात है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये रेन का अमल होता है। ये आपको मैंने पहले भी समझाया है कि दरियाओं से, समुद्रों से, नदी नालों से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, तो आपको पानी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होता है। ये फुहारे की सूरत में ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। भाप बन के ऊपर जाता है, फिर हवाएं उस भाप को इधर उधर लेके जाती हैं, भाप ऊपर जाके जम जाती है, जो बादलों की शक्ल इख्तियार करती है। फिर बादल के अंदर जब पानी बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाता है, वो फिर बरसना शुरू कर देता है। तो पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे लिक्विड उतना सूखता जाएगा, उतना इवेपोरेट करता जाएगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं, बल्कि डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन में आते हैं। पानी आप ले कटोरे में, उसको आप चूल्हे के ऊपर रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बॉयल करेगा। बॉयल करने के बाद वो भाप बन के उड़ता जाएगा। एक वक्त आएगा कटोरा जब वो बर्तन क्या हो जाएगा? खुश्क, खाली हो जाएगा। ठीक है? तो आपने क्या किया? उसकी इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा दिया। वैसे अगर आप वही भरा हुआ कटोरा किसी फर्श पे फेंक देंगे तो वो सूख तो जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। लेकिन आपने चूल्हे पे रखा तो आपने उसको जल्दी सुखा दिया, तो आपने उसकी स्पीड को, रेट को तेज कर दिया। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया। यानी जिस एरिया में वो लिक्विड मौजूद है या जिस बर्तन में वो लिक्विड मौजूद है वो कितना खुला है,
या कितना तंग है। तो आप मुझे ये बताएं कि चाय आप उतारते हैं गर्मा गर्म, तैयार हो गई है, तो एक बंदा है जो ज्यादा गर्म चाय नहीं पी सकता, तो आप उसको किस में, जो अगर आप उसको ठंडा करके पीते हैं तो किस में पीते हैं, फ्रिज में पीते हैं कि नहीं पीते? तो मैं आपको बता रहा था कि चाय जब आप पीते हैं तो गर्मा गर्म तो चाय नहीं पी सकते ना, मुंह जलने का खतरा होता है। तो फिर वो जो पिरज होती है, तो यानी पिरज के अंदर ही प्याली होती है, तो आप उस चाय को पिरज में डाल के पीते हैं तो फौरन ठंडी हो जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि प्याली की निस्बत पिरज का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का मौका उतना ज्यादा मिलेगा। तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रही? इसी तरह बच्चों को अगर कोई चीज आपने देनी होती है तो आप खुले कटोरे में डाल के देते हैं, या इसी तरह चाय को अगर गर्म से ठंडा करना हो तो आप इसी कटोरे में डाल देते हैं उसको, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, चाय जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या कोई भी लिक्विड। तो इंक्रीज, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन के, इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो rate of evaporation would be high। evaporation का रेट क्या होगा, हाई होगा। जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे, evaporation की जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। लिक्विड के ठंडे होने का अमल ज्यादा तेज हो जाएगा। ये दोनों evaporation के रेट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। अब आखिरी तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कुव्वत कशिश है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप मुझे बताएं इसका क्या ताल्लुक होगा इवेपोरेशन के साथ। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी कुव्वत कशी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन का रेट उतना स्लो होगा। क्यों, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं ना। उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश ज्यादा है तो वो इतनी जल्दी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाह रहे, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देके उनकी फिर उस कुव्वत कशिश को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इवेपोरेशन तेज होगी। वैसे नॉर्मली आप पानी को देखते हैं, पानी जो है वो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, स्ट्रांग होती है, वो इतनी जल्दी इवेपोरेट तो नहीं करता। पेट्रोल की निस्बत, अल्कोहल की निस्बत, एसीटोन की निस्बत या मिट्टी के तेल की निस्बत। आप एक बर्तन में पानी रखें, एक बर्तन में आप पेट्रोल रख दें सेम अमाउंट में, तो सबसे पहले क्या चीज उड़ जाएगी, बगैर हीट की पेट्रोल उड़ जाएगा ना। क्यों, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक है एज कंपेयर टू वाटर। तो पानी उतना ही रहेगा, आप देखेंगे आधे घंटे बाद आप देखेंगे पानी में कोई खास फर्क आपको नजर नहीं आएगा, पानी का लेवल डाउन नहीं होगा, जबकि पेट्रोल तकरीबन आधे से ज्यादा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिफरेंट लिक्विड्स में क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। यही वजह है डिफरेंट लिक्विड्स का इवेपोरेशन रेट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गर दी IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, lower the rate of evaporation and vice versa मैंने आपको समझाया हुआ है। कौन बताएगा, कोई एक बच्चा खड़ा होगा जी, चलो इसके बरअक्स, यानी अगर इस स्टेटमेंट को हम उल्टा करें तो रिजल्ट भी उल्टा आएगा। यानी अभी आपने कहा स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लोअर द रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। यानी अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड्स की स्ट्रांग करेंगे या स्ट्रांग होंगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, स्लो। और अगर यही आप उलट करें, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी एक ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होगा। समझ आ गई इवेपोरेशन और फिर इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, समझ आ गई सब। दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद लिक्विड्स, ये गैसेस में इवेपोरेशन नहीं होती,
सॉलिड्स में इवेपोरेशन नहीं होती, किस में होती है? लिक्विड में होती है। कोई भी लिक्विड आप ले लें, हर लिक्विड दूसरे लिक्विड से क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिफरेंट होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर लिक्विड के अंदर उसकी नेचर के हिसाब से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको वाटर को बताया कि वाटर के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स बड़ी स्ट्रांग होती है। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि दूसरे लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी वीक होती है। यही वजह है कि पानी के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। क्यों? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। तो जब आप पानी को किसी बर्तन में डाल के हीट करने की कोशिश करते हैं, इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं होता है इवेपोरेट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करने के बाद ज्यादा इवेपोरेट करना शुरू कर देता है। जबकि आप देखें पेट्रोल है, अल्कोहल है, एसीटोन है, या पानी से हटके जो बाकी के लिक्विड्स हैं, आप उनको अगर हीट करेंगे आग पकड़ लेते हैं। वो पेट्रोल को इवेपोरेट करने के लिए आग लगाने की जरूरत है? वो तो नीचे जाएगा या किसी बर्तन में खुद ही उड़ जाएगा। अगर आप उसको वैसे चिंगारी दिखाएंगे भी तो वो आग पकड़ लेगा। उसको इवेपोरेट होने के लिए किसी ज्यादा टेम्परेचर या हीट की जरूरत नहीं होती। क्यों? उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि हर मॉलिक्यूल यही चाहता है कि मैं दूसरे से ज्यादा हो जाऊं। यानी पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में नफरत है और पानी के मॉलिक्यूल्स में प्यार है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, जबकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि निकलो, हमें भी निकलने दो, इधर फायदा नहीं है।